डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका। सब्जेक्ट टाइटल मैनेजर इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैनेजर इकोनॉमिक्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग को हम शॉर्ट में मैफा सब्जेक्ट बोलेंगे। और मैनेजर इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट हाफ है वो हम स्टार्ट करेंगे आज इस लेक्चर के अंदर। और जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकंड हाफ है वो आगे की यूनिट्स के अंदर हम उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस यूनिट्स के जो लेक्चर नंबर 1 के टाइटल की, वो है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजर इकोनॉमिक्स की। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसकी मीनिंग समझनी है हमें। हम देखें तो सबसे पहले हमने इकोनॉमिक्स वर्ड के बारे में समझा है कि इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो आपका ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से लिया गया है, जिसका मीन्स होता है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का मतलब ये हुआ, जैसे हम आजकल देखें घरों का हम हिसाब किताब रखते हैं तो वहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर रहता है। इकोनॉमिक फैक्टर क्या रहता है कि हमारे पास एक फ़िक्स अमाउंट है, उससे हमें महीने भर का घर का खर्च चलाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ओक्योनोमिया वर्ड है उसका मीन्स होता है हाउस होल्ड, जिससे क्या बना है, इकोनॉमिक्स बना है। फर्स्ट हम इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं, फिर हम मैनेजरियल वर्ड जो है मैनेजमेंट से ड्राइव है उसको हम समझेंगे। हम देखें तो टिल 19th सेंचुरी जो था आपका, इकोनॉमिक्स को हम क्या बोलते थे, पॉलिटिकल इकोनॉमी बोलते थे। कि इकोनॉमी का कोई अलग से नाम नहीं था, हम पॉलिटिकल इकोनॉमी को ही क्या बोलते थे, हम इकोनॉमी बोलते थे। इसी से रिलेटेड एक बुक है जो अपना 1776 में आई थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कोज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो वेल्थ ऑफ नेशन शॉर्ट में जिसको बोला जाता है। और ये जो बुक है बाय एडम स्मिथ जो थे, जिनको फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए जाना जाता है, उन्होंने लिखी थी। तो इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स हम समझे हैं कि इकोनॉमिक्स जो है, जो ओकोनोमिया वर्ड है जिसका मीन्स हाउस होल्ड होता है, उससे ड्राइव है। और 19th सेंचुरी को जो आपके एडम स्मिथ थे, उन्होंने अपनी बुक्स जिसको हम शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशन कहते हैं उसके अंदर इकोनॉमिक्स जो था उसको पॉलिटिकल इकोनॉमी की फॉर्म में बताया था। अब हम समझेंगे, इकोनॉमिक वर्ड हमें समझ में आया, अब हम समझेंगे कि मैनेजमेंट है क्या। जैसा कि मैनेजरियल वर्ड जो है इकोनॉमिक्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हम जो बोल रहे हैं, तो मैनेजरियल जो है मैनेजमेंट से ड्राइव है। देखो मैनेजमेंट के अंदर मैनेज MANGE, मैनेज आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है M, मैनेज के बाद क्या आता है, M, ठीक है ना। और फिर आता है T, ठीक है ना, मैनेजमेंट टैक्टफुली, मैनेज रिसोर्सेज टैक्टफुली। तो हम यहाँ पे देखें तो जो मैनेजर है वो रिसोर्सेज जैसे मनी है, मैन पावर है, मेथड है, मटेरियल है, मशीनरी है, ये जो रिसोर्सेज हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, मैनेज करना बोलते हैं। यदि हम इन रिसोर्सेज का मैनेज करके जो अपने बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव हैं, एडवांस बिज़नेस ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे एडवांस बिज़नेस ऑब्जेक्टिव की हम बात करें तो शॉर्ट में हम बोल सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी, ग्रोथ, सर्वाइवल एंड स्टेबिलिटी। तो ये बिज़नेस के कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। हर बिज़नेस प्रॉफिट कमाना चाहता है, हर बिज़नेस जो है आपका एफिशिएंस बनना चाहता है, हर बिज़नेस जो है ग्रोथ चाहता है, हर बिज़नेस सर्वाइवल चाहता है। अब कोविड की सिचुएशन में देखें सब सर्वाइवल पे ही लगे हुए थे, तो हर बिज़नेस स्टेबिलिटी भी चाहता है। तो हम ये देखें कि जो मैनेजर वर्ड है, जो मैनेजमेंट से ड्राइव है, जिसका मीन्स होता है मैनेज MENGE, मैनेज, मैन MEN, मैन, टी का मतलब होता है टैक्टफुली, कि मैनेज रिसोर्सेज टैक्टफुली। वाई हम मैनेज रिसोर्सेज टैक्टफुली कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज के लिए। और अवेलेबल रिसोर्सेज का हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी है, एफिशिएंसी है, ग्रोथ है, सर्वाइवल है, स्टेबिलिटी है। तो ये एडवांस बिजनेस ऑब्जेक्टिव हैं। हम देखें जो मैनेजर है, जैसे मनी, आपका 5 M's के अंदर हम देखें मनी है, मैन पावर है, मेथड है, मटेरियल है, मशीनरी है। तो इन रिसोर्सेज का हम यूज़ करते हैं। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। आप कोई भी बिज़नेस शुरू करने जा रहे हैं तो मनी के बिना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, मैन पावर के बिना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। कोई मेथड्स होगा बिज़नेस की, कोई रीति नीति होगी, उसके अनुसार बिज़नेस आप करेंगे कि उसके बिना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। मटेरियल भी कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में रिक्वायर होगा, मशीनरी भी रिक्वायर होगी। तो ये जो 5M है ये रिसोर्सेज के बारे में आपको बताता है। 5M शोइंग द रिसोर्सेज के बारे में आपको बताता है। अब आपको मैनेजमेंट वर्ड भी समझ में आया होगा, ठीक है ना, और इकोनॉमिक्स तो आपको क्लियर है। अब हम क्या करेंगे कि हम इसको अब डिटेल में समझेंगे कि इकोनॉमिक्स है क्या, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको इकोनॉमिक्स में हाउस होल्ड का एग्जाम्पल दिया था, घर का एग्जाम्पल दिया था। घर पे आप देखें हमारी फैमिली की नीड क्या होती हैं, इंडिविजुअल की नीड क्या होती हैं,
वांट्स क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं, और रिसोर्सेज क्या होते हैं, बोलो, लिमिटेड होते हैं। अब उन लिमिटेड रिसोर्सेज से हम अनलिमिटेड वांट को तो सेटिस्फाइड कर नहीं सकते, तो हम खाली कौन सी वांट को सेटिस्फाइड करते हैं, बोलो बोलो, कौन सी, जो हमारी वो नीड्स जो ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है ना। लिमिटेड वांट्स को ही हम सेटिस्फाइड करेंगे जिनको ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे रोटी कपड़ा मकान हुआ, ठीक है ना, पहले हम इनको ज़रूरी करेंगे। क्योंकि एक पर्सन थे, वॉरेन बफेट, उन्होंने बोला था कि यदि आपके पास लिमिटेड मनी है लेकिन उस पैसे का आप उन चीज़ों पर यूज़ कर रहे हैं, उस पैसे का वहाँ यूज़ कर रहे हैं जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है। सपोज़ मान लीजिए रोटी कपड़ा मकान पर पैसे लगाने की बजाय आप लग्जरी चीज़ों पर पैसा खर्च कर रहे हैं, तो लग्जरी चीज़ों पर जो आपने पैसा लगाया है उस पैसे को वहाँ लगाने के लिए आपको अपनी आवश्यकताओं में कमी करनी पड़ेगी, और कभी कभी तो ऐसा होगा कि आपको अपनी ज़रूरी आवश्यक जो चीज़ें हैं वो भी बेचनी पड़ सकती हैं। तो हमें क्या है, इकोनॉमिक के अंदर बैलेंस करना है अनलिमिटेड वांट और लिमिटेड रिसोर्सेज का, ताकि हम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले सकें। इस चीज़ को हम कैसे समझेंगे, देखते हैं। देखो, हम इसको ऐसे समझेंगे, इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ द प्रोसेस बाय विच रिलेटिवली स्केयर रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू सेटिस्फाइड कंपीटिंग अनलिमिटेड वांट ऑफ द ह्यूमन बीइंग इन ए सोसाइटी। कि सोसाइटी के अंदर ह्यूमन बीइंग है, उसकी जो वांट्स हैं, नीड्स हैं, उसके लिए जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो तो बहुत कम हैं, जबकि वो अनलिमिटेड हैं। तो वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से लिमिटेड वांट को ही सेटिस्फाइड कर सकता है, और वो लिमिटेड वांट कौन सी होंगी, ये डिसीजन उसको क्या करना है, हम कहते हैं ना, एक विवेकपूर्ण, एक सही तरीके से उसको डिसीजन लेना है, ठीक है ना। फिर हम देखें तो इकोनॉमी इंडिविजुअल को, सोसाइटी को, कंट्री को हेल्प करती है। उसकी जो प्रॉब्लम है कि ह्यूमन की जो अनलिमिटेड वांट हैं, ठीक है ना, और मींस जो अवेलेबल हैं वो क्या हैं, लिमिटेड हैं, ठीक है। और अनलिमिटेड वांट्स को हम लिमिटेड इसके रिसोर्सेज से कैसे करें, इसमें हमें इकोनॉमिक हेल्प करती है। तो हमने यही देखा कि मैनेजर इकोनॉमिक्स के अंदर हमने मैनेजमेंट को समझा कि हमें मैनेजमेंट भी करना है, हमें इकोनॉमिक्स भी करना है, प्लस अब हमें समझना है कि हम डिसीजन मेकिंग भी करेंगे। डिसीजन मेकिंग का मतलब ये हुआ, अब देखो, जब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हम रिसोर्सेज को टैक्टफुली करेंगे, हम इकोनॉमी में लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाइड करेंगे, तो उन अनलिमिटेड वांट में से कौन सी वांट मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसके लिए तो मुझे डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी ना। तो डिसीजन मेकिंग के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं इवेल्युएशन करूँगा अवेलेबल अल्टरनेटिव का, और सेलेक्ट करूँगा उस बेस्ट अल्टरनेटिव को जिसमें मुझे लगता हो कि हाँ, कि मेरी अनलिमिटेड जो नीड्स हैं उनमें ये नीड्स जो हैं वो मेरे लिए बढ़िया हैं। पहले मुझे इनको सेटिस्फाइड करना है, ये मेरी बेसिक नीड्स हैं, यानी कहते हैं ना अनिवार्य आवश्यकताएं हैं जिनके बिना मैं रह नहीं सकता, रोटी कपड़ा मकान से संबंधित। तो मैनेजर इकोनॉमिक्स अब आपको समझ में आ गया कि सर हाँ, मैनेजर इकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल के लिए हमें समझ में आया। अब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन किस में करेंगे, जब हम किसी संस्था के साथ जुड़ेंगे, जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ेंगे, तो वहाँ पर हमें बताओ मैनेजमेंट करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, डिसीजन लेने पड़ेंगे नहीं लेने पड़ेंगे। आप कहेंगे सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा वहाँ पे, जब भी हम कोई ऐसी प्रोसेस के अंदर आएंगे जहाँ हमें डिसीजन लेना होगा, तो हमें इवैल्यूएशन करना पड़ेगा अल्टरनेटिव का, और उन अल्टरनेटिव में से बेस्ट अल्टरनेटिव को हमें सेलेक्ट करना है। और उसका सिलेक्शन किस तरीके से करना है कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड वांट हैं, और हमारे अपने जो ऑब्जेक्टिव हैं, एडवांस बिजनेस ऑब्जेक्टिव हैं, उनको अचीव करना है। तो उस समय हमें जो हमने इकोनॉमिक्स के अंदर जो हम थ्योरी पढ़ेंगे, ये हमारी हेल्प करेंगी, उन डिसीजन को लेने में हमें हेल्प करेंगी, ठीक है ना। तो हमें जो मैनेजर इकोनॉमिक्स है, हमें वो मॉडल बताती है, वो फ्रेमवर्क बताती है जो हमें हेल्प करती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि मैनेजर इकोनॉमिक को ही हम बिजनेस इकोनॉमिक्स कहते हैं। जैसे हम देखें बिजनेस इकोनॉमिक्स या मैनेजर इकोनॉमिक्स बात एक ही है, बस यहाँ पे हमने मैनेजमेंट का वर्ड यूज़ ले लिया। मैनेजमेंट एक बड़ा वर्ड है इसलिए हमने यूज़ में लिया है। हम देखें तो इकोनॉमिक्स स्मॉल बिजनेस है, मिड साइज है, लार्ज साइज है, तो उसके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव तो होंगे, प्रॉफिटेबिलिटी भी होगा, एफिशिएंसी भी होगा, ग्रोथ भी होगा, सर्वाइवल भी होगा, स्टेबिलिटी भी होगी। तो उन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए इकोनॉमिक्स करनी होगी नहीं होगी, करनी होगी। हाँ, डिसीजन लेने होंगे नहीं लेने होंगे, हमें वेरियस अल्टरनेटिव को एवेल्युएट करना होगा नहीं होगा, डिसीजन लेके बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना होगा नहीं करना होगा, बिल्कुल करना होगा। तो हमें अब समझ में आ गया कि इकोनॉमिक्स जो है बिज़नेस की इकोनॉमिक एनालिसिस में डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। जब हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड वांट्स होती हैं, उनको हम कैसे पूरा करें। तो यहाँ पे जॉन डीन ने डिफ़ाइन किया है कि बिजनेस इकोनॉमी जो है एक इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर आपको डिसीजन लेने में हेल्प करती है, जिसके अंदर हम बहुत सारी टेक्निक यूज़ में लेंगे। जब आप आगे आएंगे तो जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर भी आएंगे
पढ़ेंगे तो आप वहाँ कुछ टेक्निक पढ़ेंगे, जैसे कैपिटल बजटिंग पढ़ेंगे, आप ब्रेक इवन एनालिसिस पढ़ेंगे, ठीक है ना। लाइनर प्रोग्रामिंग तो अपने यहाँ पे नहीं है सिलेबस में, रिग्रेशन एनालिसिस भी नहीं है, बस अपनी कैपिटल बजटिंग आप और किसी सब्जेक्ट के अंदर जैसे लाइनर प्रोग्रामिंग रिग्रेशन को पढ़ लेंगे, पर यहाँ पे आप जो कैपिटल बजटिंग और ब्रेक इवन एनालिसिस को, कॉस्ट एनालिसिस को आप समझेंगे। तो हमने समझा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स है क्या, उसकी नीड्स हैं क्या। अब हम इकोनॉमिक्स को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। पहले आप देखें तो पहला पार्ट क्या है आपका, माइक्रो, MICRO, और दूसरा क्या है, मैक्रो, MACRO। आप देखें माइक्रो और मैक्रो में जो डिफरेंस है आई और ए का है। जब हम माइक्रो की बात करते हैं, हम आई की बात करते हैं, तो हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, ठीक है ना। फिर उस इंडिविजुअल के डिसीजन को हम आगे ले जाते हैं, ठीक है ना। तो हम देखें इंडिविजुअल का डिसीजन क्या होगा। सपोज मान लीजिए मैं आपसे यूँ बोलूँ कि मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, या फिर मैं फिर कंज्यूमर हूँ, ठीक है ना, या फिर मैं सप्लायर हूँ, मैं कोई भी इंडिविजुअल हो सकता हूँ। तो मुझे प्रोडक्ट डिसीजन, प्राइसिंग डिसीजन कितने रखने हैं, प्रोडक्ट के प्राइस, मेरे कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा रहेगा, प्राइसिंग को कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करेंगे, इकोनॉमिक कंडीशन, जैसे आप देखें कभी महंगाई होती है, कभी इन्फ्लेशन होता है, कभी रिसेशन होता है, हमें कैसा बिहेव रखना है, मुझे अपनी फर्म की इंडस्ट्री कहाँ इस्टेब्लिश करनी है। तो ये एक इंडिविजुअल लेवल पर डिसीजन है जो मैं ले रहा हूँ। फिर मैं बात करूँगा किसकी, मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम बात करेंगे तो हम उन टूल टेक्निक्स की बात करेंगे जो हम पूरी इकोनॉमी के लिए यूज़ में ले रहे हैं। अब हम किसी इंडिविजुअल के, किसी फर्म के, किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं करेंगे। अब हम सपोज़ मान लीजिए मैं यहाँ पे नेशनल इनकम की बात करता हूँ तो मैं पूरे नेशन की बात करता हूँ, ठीक है ना। मैं नेशनल आउटपुट की बात करता हूँ तो मैं पूरे नेशन की बात करता हूँ। मैं प्राइस लेवल इन्फ्लेशन की बात करता हूँ, मैं इंटरेस्ट रेट की बात करता हूँ, ठीक है। ये आगे हम टर्म्स पढ़ेंगे। मैं बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात कर रहा हूँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। कभी मेरे एक्सपोर्ट ज़्यादा होते हैं, इंपोर्ट कम होते हैं। मैं करेंसी की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, मैं सेविंग की बात कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट रेट की बात कर रहा हूँ, मैं इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। तो मैं मैक्रो की बात कर रहा हूँ। मैक्रो का मतलब ये हुआ मैं ऑल की बात कर रहा हूँ, मैं अब इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा। तो जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस है वो आपको हेल्प करता है किसमें, आपको पूरी इकोनॉमी के बारे में डिसीजन लेने में हेल्प करता है। तो इस लेक्चर के अंदर हमारा यही ऑब्जेक्ट था कि इकोनॉमिक्स होती क्या है, मैनेजर इकोनॉमिक्स है क्या, मीनिंग डेफिनेशन है क्या, इकोनॉमिक्स के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तो उसको हमने पूरा किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।